क्योंकि फेयर में रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो साथ के साथ लिखते जाओगे, आप लोगों का बेटर रहेगा और साथ में कंप्लीट भी हो जाएगा हमारा। अच्छा, तो सबसे फर्स्ट अपन लोग ले, हाँ बोलो बेटा। नोटबुक भी कंप्लीट रहेगी साथ साथ हाँ, लिखने से। राइट, नोटबुक भी कंप्लीट रहेगी। हाँ, आप ज्यादा मत बोलो, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, ठीक है। जिसको बोलना है वो हैंड रेज करेगा, मैं उसको रिकॉर्डिंग को पॉज पे करके और फिर मैं सुन लूंगी, ठीक है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। नाउ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज है कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी, है ना, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हाउ ऑर्गेनिज्म कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने अलग अलग प्रोसेस पढ़े थे। पहला प्रोसेस हमने पढ़ा था आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब वो आइसोलेशन ऑफ डीएनए में हम लोग किसका, कौन से डीएनए का, जो हमें डिजायर्ड डीएनए है, पहले हम उसको आइसोलेट करेंगे बेटा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद में उसका डाइजेशन, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े, बाय द हेल्प ऑफ कौन सा वाला, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस कर दिए गए, ठीक है। अब वो उसके फ्रेगमेंट्स हो गए। नाउ दिस फ्रेगमेंट्स हैज टू बी सेपरेटेड। तो फ्रेगमेंट्स के सेपरेशन के लिए किसकी जरूरत रहती थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में उसको क्या करवाया गया बेटा, नायलॉन मेम्ब्रेन पर लिया गया या नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर लिया जाता था, और नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर लेने के बाद उसको सेपरेट कर लिया जाता था और फिर उसका करवाया जाता था पीसीआर, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसका हमें डीएनए का आइसोलेशन करना है और उसकी क्वांटिटी कम है, जैसे हमने कहा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जैसे अगर मान लो कहीं पे मर्डर हुआ, उस बंदे के नाखून में उसका मर्डरर के स्किन है तो वो बहुत थोड़ी सी है। अब उतने से डीएनए का हम लोग फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते, तो पहले जो उसमें से डीएनए निकलेगा उसका पीसीआर करवाया जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेकिन जब हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा होती है तो शुरुआत में पीसीआर की जरूरत नहीं होती, बाद में फ्रेगमेंट्स का पीसीआर करवा लेते। पीसीआर करवाने के बाद में उसको विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, और वो वेक्टर कुछ भी हो सकते थे, अपन ने 4 तरीके देखे थे कि हाउ द डिजायर्ड और द एलियन डीएनए इंसर्टेड इनटू द होस्ट। उसमें सबसे पहला था कॉम्पिटेंट मेथड। कॉम्पिटेंट मेथड में अगर याद हो तो बैक्टीरिया के अंदर पहले उसको कैल्शियम, डाइवेलेंट कैल्शियम आयन से ट्रीट किया जाता था, जिससे वो पोरस हो जाता था। फिर उसको हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता था, हाई टेम्परेचर कोल्ड, हाई टेम्परेचर और फिर कोल्ड, जिससे वो पोर्स स्टेबल हो जाए और उसमें वो डीएनए एंटर कर जाए। सेकेंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा था बेटा जीन गन। जीन गन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक मेथड और जीन गन मेथड में द स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, इसमें मैंने बताया था तुम लोग अधिकतर गलती कर जाते हो बेटा, माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन आर कोटेड विथ डीएनए। बच्चे क्या लिख देते हैं, माइक्रो डीएनए इज कोटेड विथ माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन, नहीं, माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए आर बम्बार्डेड, है ना, विथ वेरी हाई वेलोसिटी। किसके, और ये वाला प्रोसेस हम लोग यूजुअली प्लांट सेल में एंट्री के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है अगर एनिमल सेल में हमें डिजायर्ड डीएनए। बच्चा जब भी मैं वर्ड्स बोलती हूँ उस पर प्लीज ध्यान दिया करो। मैंने यहाँ पे कहा है कि एंट्री में करवा रही हूँ किसमें, एनिमल सेल में, किसकी, डिजायर्ड डीएनए की। तो डिजायर्ड डीएनए की अगर एंट्री करवानी है एनिमल सेल में तो वी कैन यूज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन से डायरेक्टली डिजायर्ड डीएनए को आप होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा सकते
ये तो हुआ कि हमने डायरेक्ट करवा रहे हैं। अगर हम किसी होस्ट के थ्रू वेक्टर के थ्रू करवा रहे हैं, तो वेक्टर के थ्रू करवाने के लिए हमारे पास प्लांट्स के लिए भी वेक्टर है और एनिमल के लिए भी वेक्टर है। एनिमल सेल्स के अंदर यूजुअली हम लेते हैं, या प्लांट सेल्स में हम लोग लेते हैं, हम वेक्टर्स की बात करते हैं। तो पहले प्लांट सेल्स की बात करती हूँ। प्लांट सेल में वेक्टर्स के लिए हम लोग दो चीज यूज करते हैं। फर्स्ट होता है दैट इज द बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस, अगर याद हो, बीटी। वो अपना प्लाज्मिड हरदम प्लांट सेल में इंसर्ट करने के लिए रेडी रहता है। तो जिस हिस्से को वो इंसर्ट करने के लिए रेडी रहता है उसका ट्यूमर इंड्यूसिंग, याद है, टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड वाले जीन के साथ में डिजायर्ड जीन को हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। या फिर आपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस पढ़ा था बेटा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस भी क्या करता है बेटा, दैट आल्सो इंसर्ट द डिजायर्ड डीएनए इनटू द प्लांट सेल। एनिमल्स में कैसे इंसर्ट किया जाता है? तो एनिमल्स में इंसर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो होते हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उसके साथ में डिजायर्ड डीएनए को ऐड कर दिया जाता है और वो फिर उसको हमारे मतलब कि एनिमल्स की सेल में वो उसको मल्टीप्लाई कर सकता है या इनकॉर्पोरेट करवा सकता है। ये सारे प्रोसेस हमने पढ़े थे बेटा बायोटेक्नोलॉजी में। अब आता है कि ये तो पढ़ लिए प्रोसेस, अब उसकी एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है। तो यूजेस में अगर हम लोग पढ़े बेटा, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है, मैंने पहले ही बताया था, रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। किस किस फील्ड में यूज होती है? तो सबसे फर्स्ट जो यूज होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज थेरेप्यूटिक्स। अभी कुछ नहीं लिखना है, मैं डिक्टेट करवाऊंगी। थेरेप्यूटिक्स, थेरेप्यूटिक्स का क्या मीनिंग होता है? थेरेप्यूटिक्स का मतलब होता है थेरेपी। थेरेपी कब प्रोवाइड की जाती है? थेरेपी जब प्रोवाइड की जाती है जब हमारे को कोई डिजीज हो जाती है, यानी इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम डिजीज, तो देन इफ दे प्रोवाइड एनी प्रोसेस ऑन मी, तो दैट इज कॉल्ड एज थेरेप्यूटिक्स। तो थेरेपी को थेरेपी करने के लिए यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे मैं थेरेप्यूटिक्स का एग्जांपल लूं, तो इंसुलिन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन डेवलप हुई है, इट इज यूज्ड एज अ थेरेपी फॉर डायबिटीज। उसको थेरेपी की तरह यूज करते हैं, किसकी? डायबिटीज की। तो ये तो हो गया थेरेप्यूटिक्स। सेकेंड होता है डायग्नोस्टिक। कई लैब्स के आगे आपने देखा होगा ये डायग्नोस्टिक लैब, दिस डायग्नोस्टिक लैब, है ना। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है टू डायग्नोस। डायग्नोस मतलब टू फाइंड आउट। तो डायग्नोस्टिक के अंदर यूजुअली क्या यूज किया जाता है कि वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज और नॉट। अगर आप लोगों को याद हो तो अपन ने ये पढ़ा था कि कैंसर कॉजिंग जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर हमने पढ़ा था कि एलिसा टेस्ट किया जाता है ना। एलिसा टेस्ट किया जाता है ना एड्स के लिए भी। तो ये एड्स अर्ली स्टेज में पता चल जाए, कैंसर अर्ली स्टेज में पता चल जाए, या डेंगू चिकनगुनिया ये सारी अर्ली स्टेजेस में पता चल जाए। इवन अभी ये कोरोना है, ये भी जो अर्ली स्टेज में पता चल रहा है वो ड्यू टू द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की वजह से ही पता चल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक टू फाइंड आउट द डिजीज। नेक्स्ट इज द जीएमसी। जीएमसी मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हम लोग एग्जांपल पढ़ चुके हैं बेटा, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टमाटो, बहुत तरह की क्रॉप्स हो गई है विच आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्ट। आगे भी इसी चैप्टर में हम लोग एक और क्रॉप पढ़ेंगे टबैको की, जिसके ऊपर निमेटोड का अटैक से वो रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। नेक्स्ट आता है प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड के अंदर अपन ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ये पढ़ा था बेटा कि द fruit juices available in the market are clearer than the fruit juices produced at our home.
और फिर हमने ये भी कहा था कि अगर याद हो, उधर एक लाइन है एनसीईआरटी बुक में, नहीं याद हो तो एक बार फिर पढ़ना कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो बनता है वो बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के अंदर बनेगा, ठीक है, यानी कि उसको मॉडिफाई किया गया है तब वो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम बना रहा है, ऐसे स्ट्रेप्टोकाइनेज अवेलेबल नहीं है। तो ये जितने भी अपन ने पढ़े थे सारे बायोमोलिक्यूल, चाहे वो स्टेटिन है, चाहे वो साइक्लोस्पोरिन है, चाहे वो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये सारे बायोमोलिक्यूल हम लोगों को ऑब्टेन जो होता है वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से डेवलप बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है। ऐसा नहीं है कि नेचर में प्रेजेंट है चलो भाई लाओ साइक्लोस्पोरिन दे दो, नहीं, हम वो बैक्टीरिया में जीन इंसर्ट करते हैं या हम वो फंगस में जीन इंसर्ट करते हैं जिससे हमें वो ऑब्टेन होए लार्ज स्केल पर। ओरिजिनली तो उनके अंदर है, लार्ज स्केल पर बने। नेक्स्ट आता है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है कि हम उसकी रेमेडी ढूंढ ले। रेमेडी का मतलब होता है कि डिजीज हो ही ना, डिजीज हो ही ना आगे। थेरेपेटिक्स का होता है कि बीमारी है, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को लगातार इंसुलिन दी जा रही है, वो थेरेपी हो गई। मेरे को बीमारी है और मुझे वैक्सीन कर दिया गया तो नेचुरली मुझे आगे बीमारी नहीं होगी, तो दैट इज व्हाट इट इज, बायो रेमेडिएशन। उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है। नेक्स्ट इज द वेस्ट ट्रीटमेंट। नाउअडेज जितना भी वेस्ट है उसको अगर हम लोग सिंपली, वैसे तो अभी तक जो चल रहा है अपन ने पढ़ा था कि एसटीपी किसी भी चीज को, कोई भी चीज एसटीपी को रिप्लेस नहीं कर सकती। एसटीपी मतलब कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो किसी को रिप्लेस नहीं कर सकती। बट नाउअडेज जितना भी जो ये बायो वेस्ट होता है या ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको ट्रीट करने के लिए दे आर यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से या मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ट्रीट दैट। एंड लास्ट इज द एनर्जी प्रोडक्शन। तो ऑटोमेटिकली अपन मिथाइलोट्रोफस मिथाइलोफिलस को यूज कर लो या फिर मिथेनोजन बैक्टीरिया को यूज कर लो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो वो भी किस में काम आ जाती है, एनर्जी प्रोडक्शन में काम आ जाती है। तो ये तो सबसे पहले हमने बताया कि दीज आर द व्हाट दे आर द यूजेस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का क्या है बेटा, ये यूज है। एक मिनट पर चल दिया था बेटा कि दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच आर यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी, यानी ये बायोटेक्नोलॉजी के क्या है, यूजेस। अब उसके बाद में ये आता है कि हाउ द बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कौन सा क्रिटिकल एरिया है रिसर्च का, यानी बायोटेक्नोलॉजी में हम किस एरिया में रिसर्च करने की जरूरत है, कि अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी में आगे एडवांस करना है तो कौन कौन से एरिया है या किस किस तरह से हम किस किस फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज आता है बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करने की जरूरत है टू ऑब्टेन द बेस्ट कैटलिस्ट। बेस्ट कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे अपन ने स्ट्रेप्टोकाइनेज का ही मैं एग्जांपल लेती हूँ, हमें पता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब एंजाइम। आपको कैसे पता लगेगा कि ये एक एंजाइम है बेटा, क्योंकि जिसके भी पीछे एएसई, किसी के भी पीछे अगर एएसई वर्ड आता है तो इट मींस इट इज एन एंजाइम। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज भी एक एंजाइम। ऐसे ही पेक्टिनेज, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, ये सारे एंजाइम्स हैं। तो बेस्ट कैटलिस्ट को हम किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, उस फील्ड में हम रिसर्च कर सकते हैं। एक रिसर्च का फील्ड हो गया। दूसरा रिसर्च का फील्ड क्या हो सकता है कि वो कैटलिस्ट जो बेस्ट है वो किस कंडीशन में मैक्सिमम वर्क करेगा, यानी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी या बायो इंजीनियरिंग के थ्रू उसको वो कंडीशंस प्रोवाइड कर सके जिसमें वो ऑप्टिमम वर्क कर सकता है। So we can provide the condition in which the enzyme can work in the optimum manner. So catalyst optimal condition, यानी कि catalyst can work under the optimal condition. तो इस तरह से optimal condition हम लोग create करें जिसमें वो catalyst क्या कर सकता है, काम कर सकता है।
एंड थर्ड इज कॉल्ड एज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस का मतलब होता है कि वंस हमने ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, उसको बड़े बड़े जो फर्मेंटर्स या जिसके अंदर प्रोड्यूस किया जाता है उसके अंदर हमने उनको कल्चर कर लिया, ग्रो कर लिया। ग्रो करने के बाद में उसमें से वो सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, और एक्सट्रैक्शन के बाद उसकी बेटा ऐसा नहीं है कि एक्सट्रैक्ट आउट किया भरी डिब्बी में और भेज दीजिए, लो खरीद लो, नहीं। जब एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं उसके बाद उसको क्या करा जाता है, उसको पहले ट्रायल के लिए जाता है, एनिमल ट्रायल। एनिमल ट्रायल, एनिमल्स पे ट्रायल होता है, एनिमल्स के बाद में उस पे ह्यूमन पे ट्रायल होता है, और जो उसकी क्वालिटी होती है वो चेक होती है। फिर क्वालिटी चेक होने के बाद उसकी पैकेजिंग होती है, और पैकेजिंग के बाद में मार्केटिंग होती है। तो वो सारे प्रोसेसेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी स्टेप टिल इट इज अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज इंक्लूड इन द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस, जो ये हम पिछले उसमें कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का मैं मीनिंग नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में एक ये फील्ड है जिसमें रिसर्च किया जा सकता है ना। एक इस फील्ड में रिसर्च किया जा सकता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस से रिलेटेड, एक आपके ऑप्टिमल कंडीशन किस तरह से कैटलिस्ट को मिले जिसमें वो मैक्सिमम वर्क करे, उस फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं, और तीसरा होता है कि हम बेस्ट कैटलिस्ट को किस तरह ऑब्टेन करें, उसमें रिसर्च हो सकता है। नाउ स्टार्ट राइटिंग बेटा, सबसे पहले हेडिंग डालो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और सभी बच्चे, इवन हर्ष नेहरा, बेटा पिछला अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आप फेयर नोटबुक में कर लो, चाहे 8-10 पेज, 20 पेज, 50 पेज छोड़ के कर लो, लेकिन फेयर नोटबुक में ही करना मेरे बच्चे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप लिखो बेटा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर कि biotechnology has given several useful products. Biotechnology has given several useful products to the human being. Next point लिखो, the biotechnology can be used the biotechnology can be used for various purposes. Biotechnology can be used for various purposes. PURPOSES purposes. अब हेडिंग डालो बेटा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Applications of APPLICATION, applications of biotechnology. उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, द बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड, बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर, नेक्स्ट लाइन, फॉर के बाद में नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट थेरेप्यूटिक्स, THERAPEUTICS, थेरेप्यूटिक्स। सेकेंड लाइन में डायग्नोस्टिक, इसको एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है बिकॉज अपने एनसीईआरटी बुक में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि थेरेपेटिक्स में थेरेपी, जैसे सिंपली इंसुलिन दिया जाएगा किसी को। डायग्नोस्टिक, DIAGNOSTIC, डायग्नोस्टिक, ब्रैकेट में लिख लो, टू डिटेक्ट डिजीजेज एट अर्ली स्टेज, टू डिटेक्ट
diseases at early stage. Next point, GMC, that is genetically modified crop. Genetically modified crop can be pest resistant. Pest resistant. Next line, processed food. Processed food. Next point. इसी के अंदर हाँ, next line, next point. Bioremediation. 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 Next, energy production. मैम वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं लिखवाया आपने। हाँ सॉरी, वेस्ट ट्रीटमेंट, राइट राइट बेटा। वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गए बेटा क्या एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मुझे मनदीप का काम सबसे सही लग रहा है, उसने अपनी नोटबुक को ऊपर अपना फोन का रख रखा है। आई कैन सी कि वो क्या क्या लिख रहा है, मुझे सारा क्लियर हो रहा है। रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अक्षय भी वैसे तो ओपन कर सकता है क्योंकि अक्षय के यहाँ पे भी जियो आ गया है। रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में लिखो, देयर आर थ्री एरियाज या देयर आर थ्री मेन एरियाज ऑफ रिसर्च, three main areas of research in biotechnology. In biotechnology. उसमें फर्स्ट लिखो बेटा, फर्स्ट एरिया, फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट by genetically modified organism, providing the best catalyst from या फिर by genetically modified organism. Second point बेटा, creating optimum condition, creating optimum condition through biotechnology या through genetic, हाँ biotechnology लिख लो, through biotechnology for a catalyst, for a catalyst to act, for a catalyst to act, यानी कैटलिस्ट के लिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करना। थर्ड पॉइंट बेटा,
डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी to purify to purify the protein, purify the protein or the organic compound, purify protein or organic compound. ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गए बेटा हमारी दो चीजें, एक तो कि भाई बायोटेक्नोलॉजी हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च एरिया, रिसर्च फील्ड कौन सी है। अब हम लोग आते हैं बेटा कि नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर। लेकिन एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर लिखने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे या थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हाउ द फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज, कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। अपन लोग शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, बिकॉज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है ह्यूमन बीइंग की, so the requirement for the food is also goes on increasing, और वो जो रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई थी उसको फुलफिल करने के लिए 1960s में स्टार्ट हुई थी बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। ये हम लोगों ने 8th क्लास में 10th क्लास में सब में पढ़ लिया है बेटा। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इससे फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बट स्टिल अभी भी जो रिक्वायरमेंट है यानी कि सप्लाई और डिमांड उनके बीच में गैप है। एक चीज होती है बेटा सप्लाई और डिमांड, जैसे यहाँ पे अभी जियो फाइबर की सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो देयर इज अ गैप बिटवीन द सप्लाई एंड द डिमांड। कुछ दिनों बाद क्या होगा कि जियो फाइबर्स के सब जगह पे हो जाएगा, तो उसके बाद में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और फिर लोगों ने क्योंकि लगवा लिए तो डिमांड अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, या अगर क्वालिटी नहीं दी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है इतना, लेकिन डिमांड इतनी, तो देयर इज अ गैप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड। तो इस चीज को सप्लाई और डिमांड को के गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या प्रोसीजर अपना सकते हैं। तो 3 तरीके हैं जिससे हम सोचें कि फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के 3 तरीके, सबसे फर्स्ट है बाय यूजिंग एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। कि पहला तो क्या है कि हम एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर को यूज करें। सेकंड हम लोग क्या करें बेटा, सेकंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करें हम लोग। और थर्ड आता है दैट इज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट सेटअप। ठीक है, यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब बेटा सबसे फर्स्ट अगर ये हमने 3 कंडीशंस बताई है कि ये 3 कंडीशंस हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि हम लोग उन केमिकल्स को जिन्हें हम प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो केमिकल क्या क्या हो सकते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर भी हो सकते हैं बेटा,
वो केमिकल पेस्टिसाइड भी हो सकता है, वो केमिकल वीडिसाइड भी हो सकता है। इनको यूज करते हुए हम मैक्सिमम यील्ड लेके इनको लेते हुए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में मैक्सिमम यील्ड तो ले ली, लेकिन नुकसान क्या हुआ? फर्टिलाइजर कॉजेज वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड, पेस्टिसाइड किल इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी हर तरह के इंसेक्ट को किल करते हैं, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। सेकेंड थिंग, इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। हम लोगों ने 10th क्लास में बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा था बेटा, that is the amount of non biodegradable pesticide keep on increasing as we go to the higher trophic level. तो वो क्या जाता है वाटर पॉल्यूशन। इट ऑल्सो कॉजेज सॉइल पॉल्यूशन, यानी अल्टीमेटली इमीडिएट तो हमको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट, लेकिन आगे चल के वो हमारे लिए क्या हो रहा है? नुकसान। सेकेंड थिंग, ये तो फर्स्ट थिंग है। सेकेंड थिंग क्या है बेटा कि इन द डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे सब लोग बहुत अमीर नहीं है बेटा। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो फार्मर्स हैं उनको पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, बिकॉज दीज आर कॉस्टली, तो दे डज नॉट हैव मच मनी। तो अब जब उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो दे कैन नॉट यूज दैट। तो अब उससे अगर वो एग्रीकल्चर में नहीं डालेंगे तो उनकी क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी। तो ये वाली हम कह दें कि एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर को हम लोग कट कर सकते कि नो, दिस इज नॉट द राइट चॉइस फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। हमने पूछा है कि हाउ द फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज, तो पहला हमने कहा फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, बट दिस इज नॉट द राइट चॉइस। सेकेंड हम कहें कि बाय यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, दिस इज वेरी गुड चॉइस, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग से यील्ड जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। ऑर्गेनिक फार्मिंग ना तो सॉइल पॉल्यूशन करता, ना वाटर पॉल्यूशन करता, ना सॉइल को डिस्टर्ब करता, ना पेस्ट और या फिर इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग करता, लेकिन उससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं। बट इट इज वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे हम तो बात किससे कर रहे हैं? क्रॉप प्रोडक्शन के इंक्रीज की बात कर रहे हैं। तो लास्ट आया जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, कि हम लोग एग्रीकल्चर में उन सारी क्रॉप्स को जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दी गई है अगेंस्ट द पेस्ट, अगेंस्ट ड्रॉट यानी पानी की कमी के अगेंस्ट उनको रेजिस्टेंट है, सेलाइनिटी के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट है, या फिर उनके ऊपर पेस्ट का अटैक नहीं होता, तो वो सारी चीजें जब आ जाती है तो वी कैन यूज दिस। तो दिस इज द बेस्ट मेथड इंक्लूडिंग दिस। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर करते हैं तो इसको कहा जाता है बेटा IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना।